वंदे मातरम साथियों, 29 जुलाई 2020 जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई, लेकिन इस शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि आज हमें उसकी चर्चा करनी पड़ रही है। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी 1968 में और दूसरी शिक्षा नीति 1986 यानी 1986 में लागू हुई। लेकिन उस समय यदि आप स्टूडेंट रहे हो, टीचर्स रहे हो या एजुकेशन से आपका कुछ भी नाता रहा हो, तो आप याद करके देखिए, शिक्षा नीति से आपका कोई लेना देना नहीं था। उस समय सबके लिए शिक्षा नीति का मतलब था एक सरकारी कागज जो केवल सरकारी महकमे या मंत्रालयों में ही पड़ा रहेगा और उसके कोई एक या दो बिंदु स्कूल या कॉलेज तक पहुंचेंगे। उसके अलावा शिक्षा नीति से आम व्यक्ति का कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सरकार चाहती है कि यह नीति हर व्यक्ति तक पहुंचे, न केवल शिक्षा से संबंधित अधिकारी बल्कि कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और स्कूल्स के भी प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स, इनके साथ साथ अभिभावक यानी पेरेंट्स तक भी यह शिक्षा नीति जरूर पहुंचनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड, उनको शिक्षा नीति के बारे में अवश्य पता होना चाहिए और आम समाज भी ये जाने कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों आई है और इसमें अलग क्या है। सबसे पहली बात, इस शिक्षा नीति में मातृभाषा के ऊपर बहुत बल दिया गया है। दुख की बात है कि स्वतंत्र भारत में आज अंग्रेजी का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि हम अपनी मातृभाषा को भूलते जा रहे हैं। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रही, हर राज्य की अपनी मातृभाषा है, उसकी एक अपनी संस्कृति है, उसका एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी कथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, कहानियां हैं और लोकगीत हैं। ये सब हमारे देश की धरोहर है और ये तभी जिंदा रहेंगे जब शिक्षा में इनको जगह मिलेगी। अपनी धरोहर को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है। हाँ, कुछ लोग ये ज्ञान देते हैं कि अंग्रेजी हमें बहुत जरूरी चाहिए क्योंकि हमें दुनिया के साथ इंटरैक्ट करना है। तो वो जरूर याद रखें कि जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, रशियन और ऐसी बहुत से लोग हैं जो अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं और आज वे पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के विद्यार्थी जब इन देशों में जाते हैं तो पहले वहाँ की भाषा सीखते हैं, फिर वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो भारत में क्यों नहीं? इतिहास गवाह है कि लोग पूरे विश्व से भारत में आते थे ज्ञान और शिक्षा लेने के लिए, क्योंकि यह विश्व गुरु कहलाता था। हमने न केवल दुनिया को शून्य और दशमलव यानी जीरो और डेसिमल दिया, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशंस आगे चली, बल्कि आयुर्वेद और योग भी हमारा ही दिया हुआ है। आज दोबारा से विश्व मान रहा है कि योग और आयुर्वेद भारत की वो देन है जिसके साथ यदि हम ना चले तो अपने आप को स्वस्थ और ठीक रखना नामुमकिन है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। केवल तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे देश में और भी बहुत से विश्वविद्यालय, गुरुकुल और लाइब्रेरीज थी जिनको हमारे दुश्मनों ने मिटाने का भरपूर प्रयास किया। यानी हमें ये समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे शिक्षा के सिस्टम को खत्म किए जाने का भरपूर प्रयास किया गया। इसीलिए वापस अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये अति आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा के सिस्टम को ठीक करें। हम वो ज्ञान को आगे बढ़ाएं जिसे हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, जिसका इस शिक्षा नीति में पूरा जोर दिया गया है। इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ, शिक्षा नीति को एक बार अवश्य पढ़िए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP का मतलब
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। अंग्रेजी में ये केवल 66 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है और हिंदी में 108 पेज। किसी के लिए भी ये पढ़ना मुश्किल नहीं है। तो अब जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व यानी शिक्षा में भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा को जब हम आज की आधुनिकीकरण के साथ जोड़ेंगे तो हमें वो रिजल्ट अवश्य मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। आज जब हम वैल्यू सिस्टम की कमी की बात करते हैं, उसका यही सॉल्यूशन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम सही तरह से लागू करें, इसको समझें और इसके ही साथ हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।